दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इसका मतलब यही है कि सफल होने के लिए लगातार मेहनत व प्रयास का होना बेहद जरूरी है। और मैं आप सभी से यही बात कहूंगा कि आप सब अपनी तैयारियों को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। ये बिना सोचे हुए कि एग्जाम का डेट कब तक आएगा, कब आएगा, यानी फालतू चीजों को अपने मन से एकदम निकाल दें। आपके पास सिलेबस आपका है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। आपको कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज होती है तो आप हमें कॉल या एसएमएस कर सकते हैं और आपको उसका रिस्पॉन्स मैं बराबर करूंगा। आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसाय संगठन के प्रारूप और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनका सेट आपके लिए लेकर आया हूं। तो बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, व्हिच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस इवन आफ्टर द डेथ ऑफ अ मेंबर। देखिए, एक चीज इसमें बिजनेस वर्ड की अगर आप बात करें तो एक चीज आप ये समझना, कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट अर्निंग के लिए करते हैं वो बिजनेस होता है। यानी अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के लिए जो भी काम आप करेंगे वो काम आपका बिजनेस होगा, बट वो लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए। और दूसरी चीज, जैसे पेपर में कभी कभी पूछता है कि कौन सा ऐसा बिजनेस होता है जिसमें रिस्क यानी जोखिम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो एक बात आप समझना कि बिजनेस वर्ड जहां जहां है वहां वहां रिस्क है, तो कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं होता। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें मेंबर के ना रह जाने के बाद भी आपका बिजनेस जो है वो कंटिन्यू एग्जिस्टेंस करेगा, यानी बिजनेस चलता रहेगा। यहां पे चार नाम यानी जो है तीन पर आपको समझने की जरूरत है। पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। देखिए, अगर सबसे पुराने फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करें तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेड एकाकी व्यापार आता है, जिसमें एक अकेला बंदा मालिक होता है, वही पैसे इन्वेस्ट करता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट पार्टनरशिप में हुआ और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज में हुआ। ये तीनों ही फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बोले जाते हैं। अब अगर मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई बंदा है और अगर वो मर जाए या कोई उसके साथ ऐसी हैपनिंग्स हो जाए तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। पार्टनरशिप के साथ भी यही चीज है। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या है कि जितने भी शेयर होल्डर हैं उनके आने जाने का कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी वो कह रहा निरंतरता एवं अस्थायित्व का गुण तो ये आपका कंपनी में माना जाता है। कंपनी एक ऐसा है जहां पर मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। ध्यान से कुछ पॉइंट्स को आप सुनते चलें। कंपनीज एक्ट जो इस समय चल रहा है वो 2013 का चल रहा है। पार्टनरशिप के लिए जो एक्ट है वो 1932 में बना था, इसके लिए कोई एक्ट सजेस्ट नहीं है। सबसे कम फॉर्मेलिटी करनी होती है तो सोल प्रोप्राइटरशिप यानी ना के बराबर है। सबसे ज्यादा फॉर्मेलिटी अगर करनी है तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में करनी होती है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी मेंबर के डेथ के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज का नाम इसमें आएगा। कह रहा है, इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज देयर अ लैक ऑफ डायरेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप एंड सुपरविजन बिटवीन द ओनर एंड द वर्कर। देखिए, इसमें नाम से ही पता चल सकता है कि किसमें दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, यानी जो लेबर है और जो मैनेजर, यानी मैनेजर का मतलब जो ऑनर यानी शेयर होल्डर है। तो यहां पर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में मान लीजिए आपने कोई दुकान खोल रखी है और आपने अपने दुकान पर 2-4 लोगों को काम पे रखा है, तो रोज आप उससे बताते हो ये सामान उठा लाओ, ये सामान रख दो, इसको ऐसा कर लो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप हम पाते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बहुत बड़े पैमाने पर काम करती है, यहां पर कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप जैसी चीजें नहीं होती। फिर देखिएगा वही पॉइंट जो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया। कह रहा है, शुड बी चूजन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। किसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है
तो अगर लायबिलिटी लिमिटेड की बात करें तो लायबिलिटी जो लिमिटेड है वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में है। इसका मतलब है, और एक बात और सुनिएगा, आपकी जो लायबिलिटी लिमिटेड है वो केवल फेस वैल्यू तक है, यानी लायबिलिटी आपकी है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने किसी कंपनी के 10 रुपए के एक शेयर्स लिए, आपने 6 रुपए दे चुके हैं, तो अब कंपनी केवल आपसे 4 रुपए ही मांग सकती है। ये लिमिटेड लायबिलिटी है, कंपनी में कितना भी लॉस हो आपसे और कोई मतलब नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, इन सब सारी चीजों में क्या है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब अगर बिजनेस का लॉस होगा तो उसकी भरपाई आपके प्राइवेट एसेट से की जाएगी। उसका रीजन है क्योंकि इन दोनों में केवल अकाउंटिंग के पॉइंट से यह माना जाता है कि ऑनर और बिजनेस ये दोनों अलग अलग है, जबकि लीगल पॉइंट से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जहां पर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट पूरी तरीके से फॉलो होता है, जो ये मानता है कि ऑनर और बिजनेस यानी बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। फिर कह रहा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी व्हिच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल। कह रहा इसमें से कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पर गोपनीयता रहेगी। यार देखो, गोपनीयता वहीं रहेगी जहां बात अपने मन तक है। अगर बात एक से दूसरे तक गई तो बात सीक्रेसी नहीं रहेगी, गोपनीयता नहीं रहेगी। जैसे आपने दोस्त से कहते हो यार ये बात हम तुम्हें बता रहे हैं, किसी और को ना बताना, फिर वही वो बंदा वो बात किसी और को बताता है और कहता है देखो तुम किसी और को मत बताना। पता लगता है वो बात सब तक पहुंच जाती है और यही कहते हुए कि ये बात किसी और को न बताना। तो जब तक बात अपने तक रहेगी तब तक बात किसी और तक नहीं जाएगी। और ऐसा तभी हो सकता है जब आपका एकाकी व्यापार हो, क्योंकि उसमें आप अकेले मालिक हैं और कोई भी आपको ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी पड़ती। कह रहा कम से कम वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण करके स्थापना की जाती है। तो अगर आप मिनिमम या लीस्ट जो है लीगल फॉर्मेलिटीज की बात करें या ना के बराबर आप बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप की है, यानी एकाकी व्यापार का है। कह रहा है एकाकी व्यापार में स्वामित्व का दायित्व कैसा होता है और इसमें और पार्टनरशिप इन दोनों में अनलिमिटेड होता है। इसका मतलब आप समझिएगा, मान लीजिए आपके बिजनेस के लिए आपने बैंक से लोन लिया और बिजनेस में लॉस हो गया और आप लोन की भरपाई नहीं कर पाए, तो ये मत सोचिएगा कि बिजनेस बंद हो गया और अब लोन नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। उस लोन की भरपाई आपके प्राइवेट एसेट से की जाएगी, आपके घर की संपत्तियों से किया जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, और ये पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप दोनों में पाया जाता है। फिर कह रहा है ऐसी व्यवसायिक इकाई को क्या कहते हैं जिसका स्वामित्व एवं प्रबंधक एक व्यक्ति के हाथ में होता है। आप अपने आसपास की दुकानों को देखते होंगे, जहां पर जो मालिक है वही दुकान पर काम भी करता है, वही पैसा भी लगाता है, वही सारा काम देखता है, तो उसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से जानते हैं। ए प्रोफार्मा इनवाइस इज रिटन फॉर। कह रहा प्रोफार्मा इनवाइस किसके लिए लिखा जाता है, फॉर इंक्वायरी इन रेस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी इन रिप्लाई टू एन इंक्वायरी बाय अ पोटेंशियल बायर। प्रोफार्मा इनवाइस की बात कर रहा है कि ये किसके लिए लिखा जाएगा। तो प्रोफार्मा इनवाइस जो आप लिखते हैं इन रेस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी, यानी आपसे किसी ने पूछा है और उसका आप जवाब दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इन अ लिमिटेड पार्टनरशिप इज। कह रहा रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इन अ लिमिटेड पार्टनरशिप, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये लिमिटेड ना दिया होता तो ये वॉलंटरी ऑप्शंस होता, लेकिन यहां पर लिमिटेड वर्ड दे दिया है इसलिए ये कंपलसरी आपका आएगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और एलएलपी जो बना वो 2008 का एक्ट है, ये याद रखिएगा आप। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड। आपको पता है पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपलसरी नहीं है ये सच है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको उसकी बेनिफिट मिलती है। तो वही वो कह रहा है रजिस्ट्रेशन कब कराया जा सकता है, तो एट एनी टाइम आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट, यानी अगर आपका जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो एस्टैब्लिश हो चुका है तो उसके बाद कभी भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। Which of the following work is necessary to be done immediately after the dissolution of partnership firm? देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है फर्म की एसेट्स को सेल किया जाएगा और लायबिलिटीज को पेमेंट कर दिया जाएगा, और जो बचेगा वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे और उसके बाद हमेशा के लिए टाटा बाय बाय, यानी आप लौट चलें, यानी सब अपने अपने घरों को लौट जाएंगे और वो बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा है। तो जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा
तो सबसे पहले बात है समापन की आपको सार्वजनिक सूचना, यानी गिव पब्लिक नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब पब्लिक के बीच में आपको एक नोटिस देनी होगी कि अब हमारा ये बिजनेस बंद हो गया है, और अगर कोई मेंबर इसके नाम से, यानी इस पार्टनरशिप फर्म जो बंद हो रही है उसके नाम से कोई भी लोन ले रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, देने वाले और लेने वाले की, यानी फर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर कह रहा है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म फॉर द पेमेंट ऑफ व्हिच द प्राइवेट एसेट ऑफ पार्टनर्स आर यूज्ड फर्स्ट। कह रहा है निजी संपत्तियों का प्रयोग करके, इसको बड़ा आसान समझिएगा, फर्म की एसेट सेल होगी तो पहले फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट होगा, प्राइवेट एसेट सेल होगी यानी घर की एसेट सेल होगी तो घर की जो लायबिलिटीज है उनका पेमेंट होगा, तो पार्टनर्स प्राइवेट लायबिलिटी इनका पेमेंट पहले होगा, फिर बचेगा तो फर्म की लायबिलिटी। कहने का मतलब घर की एसेट से घर की लायबिलिटी का पहले पेमेंट और फर्म की एसेट से फर्म की लायबिलिटी का पहले पेमेंट होगा। हु बियर्स द रिस्क इन अ कंपनी, देखिए रिस्क का मतलब होता है चांस ऑफ लॉस, चांस ऑफ लॉस, या कह रहा कौन बियर करेगा, तो जो ऑनर होता है वही लॉस को बियर करता है। अब अगर आप कंपनी के सेंस में बात करें तो कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं। एक चीज में आप समझिएगा, अगर शेयर होल्डर में भी हम बात करें तो यहां पर आपको दो मिलेंगे, एक आपको प्रेफरेंस वाले मिलेंगे और एक आपको ऑर्डिनरी, जिसको आप इक्विटी वाले कहते हैं। मान लीजिए आपके ऑप्शन में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों दिया होता तो आप इक्विटी पे मार्क करते, क्योंकि दे आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के रियल ऑनर की बात करें तो इक्विटी वाले होते हैं, प्रेफरेंस वाले कंपनी के रियल ऑनर नहीं होते, क्योंकि इक्विटी वालों को पहले से कुछ भी नहीं पता होता उन्हें क्या मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस वालों का रेट ऑफ परसेंट यानी जो है परसेंटेज वो फिक्स होता है, और शेयर होल्डर को जो चीज मिलती है वो डिविडेंड कहलाती है। और एक बात और सुनिएगा, जो हम डिविडेंड पॉलिसी बनाते हैं वो इक्विटी वालों के लिए होता है, क्योंकि डिविडेंड पॉलिसी में यही डिसाइड किया जाता है कि परसेंटेज ऑफ डिविडेंड क्या होगा। प्रेफरेंस वालों को पहले से पता है, तो यार जिसको पहले से पता है उनके लिए कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं होती। कह रहा आप प्राइवेट कंपनी इंपोसेस ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पर कंप्लीट रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखती है कि उसके शेयर्स ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। कुछ सर्कमस्टेंसेस पर अब आए हैं, बट यहां पर जो आपका ऑप्शन होगा वो ए ही करेक्ट होगा। कह रहा है विच कंपनी डज नॉट यूज द वर्ड लिमिटेड। देखिए अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो वर्ड लगाती है पीबीटी लिमिटेड यानी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी है तो वो केवल लिमिटेड वर्ड लगाती है, नन ऑफ दिस का कोई मतलब नहीं, तो इन दोनों को लिमिटेड वर्ड तो लगाना ही है, तो केवल एक बचा स्टेशनरी कंपनी। और स्टेशनरी कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका जो निर्माण है वो संसद या विधानसभा के विशेष अधिनियम द्वारा होता है, वो आपके लिए स्टेशनरी कंपनी बोली जाती है। कह रहा मेकिंग अ प्रोस्पेक्टस फॉर अ प्राइवेट कंपनी, कह रहा है प्राइवेट कंपनी के लिए एक प्रोस्पेक्टस को बनाना कैसा है, तो इसके लिए प्रोस्पेक्टस बनाना या ना बनाना इसकी मर्जी, क्योंकि इसे पब्लिक को इनवाइट करना नहीं होता, और जब पब्लिक को इनवाइट नहीं करना तो प्रोस्पेक्टस का कोई मतलब नहीं रहता। कह रहा है प्राइवेट कंपनी डिसरिगार्ड द रेस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड ऑन इट, इट इज कंसीडर्ड अ, देखिए क्वेश्चंस काफी अच्छा है। कह रहा अगर कोई प्राइवेट कंपनी पर जो रूल्स रेगुलेशंस लगाए गए हैं उनको वो हटके काम करती है तो ऐसी कंपनी क्या मानी जाएगी। मतलब क्या हुआ, जैसे प्राइवेट कंपनी में यह है कि आप अपने शेयर्स को सेल करने के लिए यानी सब्सक्राइब करने के लिए आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी ऐसा करती है तो यानी कहने का मतलब अगर वो प्राइवेट कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ के उन सारे बंधनों को तोड़कर वो आगे बढ़ती है तो वो पब्लिक कंपनी कहलाई जाएगी। द लायबिलिटी ऑफ ऑनर्स यानी मेंबर्स इज लिमिटेड इन, मेंबर्स की जो लायबिलिटी लिमिटेड है वो केवल और केवल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में है, और इन दोनों ही बिजनेस में उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब प्राइवेट एसेट्स का यूज हो सकता है। कह रहा व्हेन इज द प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी इश्यूड, कह रहा कंपनी का प्रोस्पेक्टस कब इश्यू होगा, तो देखिए प्रोस्पेक्टस तो तब इश्यू होगा जब आपको पैसे के लिए पब्लिक को इनवाइट करना है। पैसे के लिए पब्लिक को इनवाइट आप तब करेंगे जब कंपनी का एग्जिस्टेंस हो चुका होगा, मतलब कंपनी बन चुकी होगी, और कंपनी तब बनी मानी जाती है जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, और सर्टिफिकेट आपको मिलता है। कह रहा है व्हेन इज द प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी इश्यूड, कह रहा है कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस कब इश्यूड करेगी,
तो देखिए कंपनी में क्या है ना कि पहले सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, इसके बाद कंपनी प्रोस्पेक्टस लेकर आती है और फिर जब उसको पैसे मिल जाते हैं तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है। फिर कह रहा अ कंपनी प्रोस्पेक्टस कैन बी इश्यूड बाय, कह रहा कंपनी का प्रोस्पेक्टस कौन इश्यू कर सकता है, कह रहा न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ये कर सकती है। अंडरराइटिंग फॉर्म्स क्या होते हैं, जब एक कंपनी अपने शेयर्स को सेल करने के लिए कुछ अंडरराइटर्स यानी एक एजेंट या ब्रोकर्स आप कह सकते हो लगा देती है तो वो अंडरराइटिंग फॉर्म्स बोले जाते हैं। बैंक के साथ भी यही चीज होता है, मतलब कंपनी बैंक को अपॉइंट कर देती है उनके शेयर्स के सेल करने के लिए, तो बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, तो इसमें ये तीनों ही एक कंपनी की ओर से प्रोस्पेक्टस इश्यू कर सकते हैं, तो बाय एनी ऑफ दिस आपका सही होगा। कह रहा इन केस ऑफ नॉट इश्यूइंग अ प्रोस्पेक्टस व्हिच डॉक्यूमेंट हैज टू बी इश्यूड, अगर एक कंपनी प्रोस्पेक्टस नहीं लाती तो उसे सेल्फ प्रोस्पेक्टस लाना होता है, यानी प्रोस्पेक्टस के प्लेस पर जो प्रोस्पेक्टस आता है वो सेल्फ प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। कह रहा है व्हिच कैपिटल इज मेंशन्ड इन कैपिटल क्लास ऑफ द कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कुछ पॉइंट आप इस पे सुन लें अच्छे से। देखिए अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA की बात करें, पार्षद सीमा नियम की बात करें, तो ये कंपनी का चार्टर होता है। कंपनी का चार्टर का मतलब होता है जिससे किसी कंपनी का जन्म होता है, मतलब चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, हर एक कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपलसरी है। इसमें टोटल आपके 6 क्लास होते हैं, उन 6 क्लास में यानी 6 वाक्य होते हैं जिसमें एक वाक्य कैपिटल क्लास है और इसमें कंपनी की टोटल कैपिटल लिखी जाती है जिसको हम लोग अथॉराइज्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं। ये कंपनी के लाइफ की मैक्सिमम कैपिटल होती है। अथॉराइज्ड कैपिटल को ही नॉमिनल कैपिटल, सारे नाम आप सुन लें, अथॉराइज्ड कैपिटल को ही हम लोग नॉमिनल कैपिटल, अथॉराइज्ड कैपिटल को ही हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं, मतलब इसके 3 नाम हैं, अथॉराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल। तो ये आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। अथॉराइज्ड का पार्ट इश्यूड होता है, इश्यूड का पार्ट सब्सक्राइब्ड होता है और सब्सक्राइब्ड का पार्ट कॉल्ड अप होता है और कॉल्ड अप का पार्ट जो है वो पेड अप होता है। और पेड अप कैपिटल ही होती है जो बैलेंस शीट जब आप बनाते हैं कंपनी का, तो जो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आता है वो पेड अप कैपिटल का ही होता है, मतलब वही अमाउंट ऐड किया जाता है। फिर कह रहा था मिनिमम सब्सक्रिप्शंस अमाउंट ऑफ अ कंपनी कैन बी नोन फ्रॉम, कह रहा मिनिमम सब्सक्रिप्शंस का मतलब होता है एक सर्टेन % अमाउंट जिसके मिल जाने पर ही कंपनी शेयर्स या डिवेंचर्स को अलॉट करेगी, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शंस बोला जाता है। ये अमाउंट कंपनी के जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है उनको मीट आउट करने के लिए जरूरी होता है। अब आपसे कह रहा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शंस की अमाउंट कहां लिखी होगी। देखिए 2 मेन चीज है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शंस का जो पैसा है वो कितना होगा कितना नहीं, ये कंपनी अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसको देती है। उसका रीजन क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये कंपनी और आउटसाइडर्स के बीच रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है, जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी और इनसाइडर्स के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। द रूल्स फॉर कन्वर्टिंग फुली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक शुड बी इन व्हिच डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। देखिए जब पहली बात ये सुनो कि शेयर्स जब फुली पेड हो जाएंगे तभी वो कन्वर्ट किए जा सकते हैं स्टॉक में। डिफरेंस क्या है, शेयर्स नंबर में होता है और स्टॉक नंबर्स में नहीं होते। अब कह रहा है कि इसके लिए जो रूल्स है कि शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं स्टॉक में या नहीं कर सकते हैं, तो एक बात समझिएगा, सब कंपनी का अपना इंटरनल मैटर है। तो एक बात आप जानना, जहां पर कंपनी के इंटरनल मैटर्स की बात होती है वहां पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात होती है। बाय हुम आर द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अपॉइंटेड, कह रहा कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है, मैनेजर, रजिस्ट्रार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इन विच डॉक्यूमेंट आर द नेम ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर मेंशन्ड, कह रहा डायरेक्टर के नाम, फिर मैं आपसे कह रहा हूं डायरेक्टर के नाम ये आपके अपने इंटरनल मैटर हैं और इंटरनल मैटर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आते हैं। द टर्म ऑफ एवरी डायरेक्टर, एक बात समझिएगा, यहां पर जो एवरी डायरेक्टर वर्ड दिया है नॉर्मली ये मैनेजिंग डायरेक्टर से यानी एमडी जिसको आप कह सकते हैं शॉर्ट में, मैनेजिंग डायरेक्टर 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग इनका जो टेन्योर यानी
इनका जो ड्यूरेशन है, इनका जो कार्यकाल है वो 5 साल के लिए होता है। ये रीअपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन एक बार में ये 5 साल से ज्यादा के लिए अपॉइंट नहीं किए जाते। फिर कह रहा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी। बहुत आसान सुनिएगा, पब्लिक कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं मिनिमम वो 3 होते हैं, और पब्लिक कंपनी में पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं यानी, और प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं। तो आप 3 पे इस पर टिक करेंगे, ये इनके नंबर मिनिमम है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें ये कंपलसरी है कि एक फीमेल डायरेक्टर का होना जरूरी है। मतलब अगर 3 आप हैं तो उसमें से तीनों को महिलाएं रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीनों पुरुष आप नहीं रख सकते, मतलब तीनों मेल कैंडिडेट नहीं हो सकते। मिनिमम एक फीमेल कैंडिडेट का होना जरूरी है एज ए डायरेक्टर। हाउ मेनी मिनिमम डायरेक्टर्स शुड अ प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा है, अभी आपको बताया प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होंगे। व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इन अ रेलवे बिल, ये याद करने वाला टॉपिक है। रेलवे बिल आपका सेमी नेगोशिएबल में आता है। रेलवे बिल मेंटेन्स, यानी रेलवे बिल जब आप रेलवे की जो बिल्टी होगी उसमें क्या क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन एंड वेट ऑफ गुड्स, नेम ऑफ द सेंडर, प्लेस ऑफ द डिलीवरी, ऑल ऑफ दिस, यानी जब आप रेलवे से सामान भेजते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं वो बता रहा है, जो रिसीट्स बनती है। फिर कह रहा हु कैन वर्क एज ए डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का डायरेक्टर कौन हो सकता है। तो कंपनी का जो डायरेक्टर है वो एक इंडिविजुअल यानी हम आप जैसे लोग हो सकते हैं। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर, कह रहा है जो पहला डायरेक्टर अपॉइंट होगा वो कब तक होगा, अंटिल द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कह रहा थ्रू हुम इज द मैनेजमेंट ऑफ अ शेयर होल्डिंग कंपनी डन, कह रहा अंशधारी कंपनी का प्रबंध किसके माध्यम से करते हैं। देखिए कंपनी के ओनर जो है वो शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर इतनी संख्या में ज्यादा होते हैं और अलग अलग प्लेस पर होते हैं कि कंपनी के सारे निर्णय वो एक जगह पर आकर बैठकर नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपने प्रतिनिधि को यानी रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर देते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं, और डायरेक्टर्स ही डिसीजन लेने का काम करता है। द रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू बी शोन इन द, फिर वही बात, देखिए जितने इनसाइड के मैटर्स हैं वो सारे आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, तो बी पॉइंट इसका सही होगा। कह रहा है टू कंप्लीट द वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स ऑफ अ कंपनी ए और एन डैश इज अपॉइंटेड, कह रहा अगर मान लीजिए कोई कंपनी और उस कंपनी को बंद करना है तो उसके लिए किसको अपॉइंट किया जाता है। तो कंपनी जब बंद होती है तो उसके लिए लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, जो एसेट्स को सेल करता है, लाइबिलिटीज का पेमेंट कराता है और सब कुछ अपनी देखरेख में करता है। वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी मींस, कह रहा एक कंपनी का वाइंड अप कैसे होगा, आसान तरीका सुनिएगा, कंपनी का जन्म कैसे हुआ था। तो कोई भी कंपनी का जो जन्म होता है वो लीगल वे से होता है, तो इसका अंत भी लीगल ही होगा, यानी एंड ऑफ द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये थे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। बिजनेस मैनेजमेंट और बाकी सारे टॉपिक के साथ हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, और अपने आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी और आप क्या इंप्रूवमेंट और क्या चीज आप और चाहते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।